Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 217. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 217 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 217 पार्ट 6 के चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 217 टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट और उसके पद यानी ऑफिस की शर्तों पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 217 क्लॉज फर्स्ट, every judge of a high court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal of the recommendation of the National Judicial Appointments Commission referred to in Article 124A, and shall hold office in the case of an additional or acting judge as provided in Article 224 and in any other case until he attains the age of 62 years, प्रोवाइडेड दैट। हाई कोर्ट के प्रत्येक जज को आर्टिकल 124A में बताए गए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की रिकमेंडेशन पर अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और एडिशनल या एक्टिंग जज के मामले में आर्टिकल 224 के प्रोविज़न के अनुसार और किसी अन्य मामले में 62 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने तक पद धारण करेगा, लेकिन कुछ केसेस में जज पद से हट सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। देखिए, इसे ज़रा आसान सी लैंग्वेज में ऐसा समझे कि हाई कोर्ट के जो प्रत्येक जज हैं उनको आर्टिकल 124A में जो भी बताया गया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो है अपने हस्ताक्षर सहित मुहर के तहत वारंट द्वारा जो है राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, किसकी सिफारिश पर, किसके रिकमेंडेशन पर? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस। और यह कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 124A में। ठीक है। दूसरी बात यह कह दी गई है कि ऑफिस कब तक होल्ड कर सकती हैं। यहाँ पे उसके बारे में यह कह दिया है कि एडिशनल या एक्टिंग जज के मामले में तो आर्टिकल 224 जो हम आगे पढ़ेंगे के प्रोविजंस के अनुसार और किसी अन्य मामले में 62 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने तक पद धारण करेगा। ठीक है। तो एक तो आर्टिकल 224 के तहत पद धारण कर सकता है, वो आर्टिकल 224 जब आप पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। और एक तो 62 वर्ष की वो उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसको मतलब तब तक वो पद धारण कर सकता है। लेकिन कुछ केसेस में जज पद से हट सकते हैं या उनको हटाया भी जा सकता है। वो केसेस नीचे बताए गए हैं इनके सब क्लॉजेस में, क्लॉज फर्स्ट के, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 217 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए, अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। एक जज राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपना पद त्याग सकता है। Article 217 clause first subclause B, a judge may be removed from his office by the president in the manner provided in clause 4th of Article 124 for the removal of a judge of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए आर्टिकल 124 के क्लॉज 4th में दिए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा किसी हाई कोर्ट के जज को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 217 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज सी, द ऑफिस ऑफ अ जज शैल बी वैकेटेड बाय हिज being appointed by the President
to be a judge of the Supreme Court or by his being transferred by the President to any other high court within the territory of India. किसी हाई कोर्ट के जज का पद राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किए जाने या राष्ट्रपति द्वारा भारत के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर्ड किए जाने से खाली यानी वैकेंट हो जाएगा। मान लीजिए कोई जज है एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, अब उस जज को जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो अब वो तो हाई कोर्ट में जज नहीं रहा, तो वो हट जाएगा उस पद से। और यदि उस वही जज किसी और हाई कोर्ट में चला गया तो वो तब भी हट गया, ट्रांसफर्ड होगी इसकी पोजीशन, तो इस केसेस में जज हट सकता है। आर्टिकल 217 क्लॉज सेकेंड, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए यानी नियुक्ति के लिए तब तक क्वालिफाइड नहीं होगा जब तक कि वह भारत का सिटीजन ना हो, और उसका कुछ अन्य बातों का फॉलो करना भी जरूरी होगा जो इसी क्लॉज के सब क्लॉज में बताया गया है। आर्टिकल 217 क्लॉज सेकेंड सब क्लॉज ए हैज़ फॉर द एट लीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कम से कम 10 वर्षों तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा हो। कोई भी व्यक्ति तब तक क्वालिफाई नहीं होगा जब तक कि वह कम से कम 10 वर्षों तक भारत के क्षेत्र में किसी न्यायिक पद पर ना रहा हो। आर्टिकल 217 क्लॉज सेकेंड सब क्लॉज बी has for at least 10 years been an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession. Explanation for the purpose of this clause. कम से कम वह व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है उसके लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होगी कम से कम 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट या दो से अधिक ऐसे कोर्ट्स में लगातार एडवोकेट रहा हो। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसे कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट या किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर हाई कोर्ट हो सकता है या 1 से 2 हाई कोर्ट हो सकते हैं, लेकिन 10 साल तक लगातार उसे एडवोकेट के लिए प्रैक्टिस करता रहना चाहिए, तभी वो हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड हो सकता है। अब हम आगे जानेंगे कि क्लॉज सेकेंड के पर्पस के लिए 10 वर्षों की गिनती किस प्रकार होगी। अब 10 वर्षों में बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि ये 10 वर्ष किस तरीके से होगा, क्या और भी कंडीशंस हो सकते हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, तो उनको हम जान लेंगे। थोड़ा क्लेरिफिकेशन इसी क्लॉज को क्लैरिफाई करने के लिए थोड़ा और इसे डिटेल में जानेंगे। Point 1. In computing the period during which a person has held a judicial office in the territory of India, there shall be included any period after he has held any judicial office during which the person has been an advocate of a high court or has held the office of a member of a tribunal or any post under the union or a state requiring special knowledge of law. देखिए, 10 वर्षों की अवधि में यानी पीरियड में वह अवधि भी शामिल होगी जो की जाएगी जिसके दौरान वह व्यक्ति किसी जुडिशियल ऑफिस को धारण करने के बाद किसी हाई कोर्ट का वकील रहा हो या किसी ट्राइब्यूनल यानी न्यायाधिकरण के सदस्य का पद या यूनियन या स्टेट के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए कानून का स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है। Second point, in computing the period during which a person has been an advocate of a high court, there shall be included any period during which the person has held judicial office or the office of a member of a tribunal or any post under the union or a state requiring a special knowledge of law after he became an advocate. किसी व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट के एडवोकेट रहने की अवधि की गणना करने में, अब देखिए यहाँ पे हम जब व्यक्ति एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करता है वहाँ पे क्या था, जब फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि एज ए जज वो जब धारण कर लेता है उसके बाद का प्रोसेस, यहाँ पे हमने एडवोकेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि एज ए एडवोकेट जब प्रैक्टिस करता है तब उस 10 वर्षों की बात कर रहे हैं।
को किसी व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट के एडवोकेट रहने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी शामिल की जाएगी जिसके दौरान उस व्यक्ति ने एडवोकेट बनने के बाद न्यायिक पद या किसी ट्राइब्यूनल के सदस्य या पद या यूनियन या स्टेट के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए कानून का स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड है। देखिए, पहले और दूसरे पॉइंट में अंतर समझना होगा। पहले पॉइंट में क्या था, जुडिशियल ऑफिस का पद धारण करने के बाद जो है हाई कोर्ट का वकील रहा हो, ये बात हुई, या किसी ट्राइब्यूनल का सदस्य रहा हो, या फिर न्यायाधिकरण के सदस्य का पद धारण किया हो, या यूनियन या स्टेट के अधीन कोई पद धारण किया हो जिसके लिए स्पेशल नॉलेज कानूनी रिक्वायर्ड रहे। और सेकंड पॉइंट में क्या रखा गया है कि यहाँ है कि एडवोकेट रहने की अवधि की गणना के बाद, जो अगर मान लीजिए वह व्यक्ति पहले एडवोकेट है तो उसके बाद की बात की गई है, तो जिसके दौरान उस व्यक्ति के एडवोकेट बनने के बाद कोई जुडिशियल ऑफिस का पद वो धारण किया हो या ट्राइब्यूनल में कोई सदस्य रहा हो, सेम चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले पॉइंट में वह पहले क्या था, जुडिशियल ऑफिस धारण किया हुआ था, उसके बाद वह एडवोकेट बना। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या था, पहले एडवोकेट था, बाद में वो जुडिशियल ऑफिस धारण किया। तो दोनों पॉइंट में बस यही डिफरेंस है, बाकी जो सब चीज़ें सेम है। जब मैं यहाँ बात करता हूँ यूनियन या स्टेट में कोई पद धारण करने की, हो सकता है कि उसको कानूनी मिनिस्टर बना दिया गया, कानून का मिनिस्टर, ये सब हो सकता है। थर्ड पॉइंट, in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India or been an advocate of High Court, there shall be included any period before the commencement of this constitution during which he has held a judicial office in any area which was comprised before the 15th day of August 1947 within India as defined by the Government of India Act 1935 or has been an advocate of any high court in any such area as the case may be। उस अवधि की गणना करने में, उस 10 वर्षों की अवधि की गणना करने में, जब कोई व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाए एज अ हाई कोर्ट जज बनने के लिए, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद धारण किया हो, कोई जुडिशियल ऑफिस धारण किया है या किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से पहले वह अवधि भी शामिल की जाएगी जिसके दौरान उसने किसी ऐसे क्षेत्र में न्यायिक पद जुडिशियल ऑफिस धारण किया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा डिफाइंड भारत के भीतर 15 अगस्त 1947 के पहले शामिल था, और वह यथास्थिति ऐसे किसी क्षेत्र में किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा है। अब देखिए, हमारे देश का संविधान बना, जैसा कि आप जानते हैं, वो तो आज़ादी के बाद बना, पहले देश आज़ाद हुआ फिर संविधान बना। लेकिन यहाँ एक और बात कह दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो कोई जुडिशियल पद धारण किया हुआ हो या एज एडवोकेट प्रैक्टिस किया हुआ हो, कौन से एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935, क्योंकि अगर देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब भी तो हमारे जो देश के वकील थे, एज अ वकील प्रैक्टिस कर रहे थे इंडिया में, तब भी कानून था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलता था 1935। तो उसके तहत अगर कोई व्यक्ति जज था या फिर एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा था तो उस व्यक्ति का उस अवधि का भी गणना की जाएगी उस 10 वर्षों में हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए। तो यही इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 217 क्लॉज थर्ड, if any question arises as to the age of a judge of a high court, the question shall be decided by the President after consultation with the Chief Justice of India and decision of the President shall be final। यदि किसी हाई कोर्ट के जज की एज के संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि एक हाई कोर्ट के जज की एज क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, तो उस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन के बाद किया जाएगा और राष्ट्रपति का डिसीजन ही इसमें अंतिम होगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope
you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.